अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 83 स्टार्ट करते हैं। आधे भी नहीं आए बच्चे। चलें जी, बच्चों ने कहा होना है सैटरडे है, अपलोड होगा, ले लेंगे घर पे और फिर लेंगे नहीं। पेज नंबर 668 है किताबों का, मिंट लेमनेड पास पेपर 11। ये सवाल है जी हमारा। ये सवाल किसी भी वक्त हमने करना होता है और जब भी करना होता है अलग ही क्लास में होता है, तो ये आज मैं आपको करवा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर MLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड कंप्रीहेंसिव इनकम, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19, और उसके बाद फिर टैक्सेशन का नोट बनाना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कि पहले हमने ये ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट गिवन है, पूरा ट्रायल नहीं गिवन, एक्सट्रैक्ट्स गिवन है, तभी तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइडें नहीं गिवन, टोटल भी नहीं गिवन, कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। इनसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी है। ठीक है, वैसे ही ज़रा सवाल को रीड करते जाते हैं। सबसे पहले जनाब, फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लेमनेड MLL एज एट 31 दिसंबर 19। क्लोजिंग ट्रायल है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें क्लोजिंग होती हैं, कुछ एक ओपनिंग भी होती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग होंगे, CWIP नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है PPE के बाद। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नाम है, ये ओपनिंग है, उसने लिख दिया। फिर सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कहानी बताएगा तो पता लगेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी है, अच्छी है, बुरी है, सारी की सारी एक्सपेंस होगी, सारी एसेट बनेगी, क्या है वो तो बाद में, लेकिन फ़िलहाल उसने क्या किया हुआ है ये बता दे कोई बच्चा मुझे। उसने पता नहीं R&D डेबिट किया, वो एक्सपेंस ही लग रहा है, R&D एसेट तो कोई ना होता, लेकिन उसने ट्रायल में जो लिखा हुआ है डेबिट साइड, मतलब उसने R&D डेबिट कैश क्रेडिट किया हुआ है, ये तो उसने किया हुआ है, वो तो अब अगली बात है, हम देखेंगे सवाल में। फिर डिविडेंड रिसीवेबल एसेट होता है, एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डिविडेंड इनकम है, अदर इनकम में आएगी, कैपिटल गेन, अदर इनकम खुद भी है। ठीक है, अच्छा। वाइल फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ MLL फॉलोइंग इशूज हैव बीन नोटेड। ट्रेड रिसीवेबल्स, अच्छा एक काम कर लूँ ज़रा मैं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ कि हमारे पास असल में पता है क्या मामला है। मामला ये है कि ये टैक्स की एडजस्टमेंट है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे ये भुलाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट में भी ये है टैक्स, ये स्काई ब्लू, बाद में इंशाल्लाह इसको ओपन कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको छुपा दें। एज़ पर टैक्स, एज़ पर टैक्स, एज़ पर टैक्स, वो तो बाद में करेंगे, IAS 12 किया हुआ है हमने, लेकिन IAS 12 के हर सवाल में ना PBT गिवन होता था, आज वो निकालना असल मसला है। ठीक है जी, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज, अच्छा जी होगा, ये तो तब देखेंगे ना भाई जब हम PNL बना चुके होंगे। उसके बाद ये तो सारी एडजस्टमेंट ही क्या है, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीडेड, ये तो टैक्स के हिसाब से ही बात की हुई है उन्होंने। ठीक है, तो इसको भी छपा दें। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हमारे सामने फाइनल अकाउंट्स का सवाल आ जाए, बस हम पहले उसको कर लें। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये रीवैल्यूएशन का टैक्स पे इफेक्ट क्या है वो कुछ बता रहे हैं। हम कह रहे हैं जी अच्छा आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन जब हम आपसे खुद पूछें। फिर कैपिटल गेन इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अच्छा जी। डिविडेंड इज़ टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, ये भी वही बात है। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी, ये सारा ही टैक्स का था मेरे ख्याल से, तो क्या ख्याल है, ये तो सारी एडजस्टमेंट ही क्या है, टैक्स ही है। इस दिन टैक्स लगेगा, इतना रिसीवेबल है, इतना ये है, इतना वो है, और देखेंगे यार एप्लीकेबल टैक्स रेट बस 32% जहन में रख लो कि है, बाकी ये भी मैं बाद में देखूंगा। ठीक है ना, अब मतलब कोई वर्किंग करनी पड़े, जैसे रीवैल्यूएशन अगर खुदा ना खास्ता आ जाती है सवाल में है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 5 कॉलम्स वाला वर्किंग वाला काम करना पड़ेगा, तो 32% का पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो ये एप्लीकेबल टैक्स रेट 32% है एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है जी, अब ये सवाल है हमारा सामने ट्रायल पढ़ के आए थे, उसके बाद ये कुछ अदद एडजस्टमेंट्स हैं, ये 1 बाय 1 करते जाते हैं और इनको पोस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, 2 अप्रोचेज होती हैं जी। पहली अप्रोच ये कि सारा ट्रायल पोस्ट कर दें पहले, दूसरी अप्रोच ये कि एडजस्टिंग एंट्री में जो ट्रायल हिट हो उसको सही करते जाएं और एंड पे बाकी ट्रायल पोस्ट कर दें।
तो क्या पसंद करेंगे? पहले सारा ट्रायल आप करिएगा, मेरा दिल होता है कि पहले एडजस्टमेंट्स करके उनको कर लें, ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन चलते जाएंगे। सबसे पहले while finalizing financial statements of MLL following issues have been noted. Trade receivables include a balance of 40 million. अब ये फिगर पकड़ लेनी है हमने, ये 1200, इसमें वो कह रहा है 40 मिलियन इंक्लूडेड है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऊपर गिवन है, उनमें इंक्लूडेड है, उसमें शामिल है 40 मिलियन। अच्छा जी, क्या हुआ इसको, क्या है इसको? विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। ओ नो, तो ट्रायल में ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े तो क्लोजिंग थे, लेकिन एक गलती सी है उनमें, ये अनएडजस्टेड है, ठीक है। तो इसको भी उठा लेंगे, इसको टिक कर लें, ठीक है जी। और साथ ही अगली लाइन में कहता है MLL मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये ओपनिंग पकड़ेंगे, ये तो ओपनिंग है, क्लोजिंग को सही करेंगे और उस पर प्रोविजन भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली वर्किंग जो मैं करूँगा वो यहाँ पर कर लेता हूँ, वर्किंग नंबर 1 जी बच्चों, एडजस्टेड, बस इधर ही कर लें, एडजस्टेड डेटर्स लेने हैं। ये डेटर्स जो हमें गिवन है ये अनएडजस्टेड कैरी डाउन है, ठीक है जी। तो डेटर्स ट्रेड रिसीवर्स उसने लिखा हुआ है, वैसे तो डेटर्स ही लिख लूँ आपकी आसानी के लिए, कौन सा बैलेंस शीट बनानी है कि उसमें मुझे लिखना ज़रूरी है, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, ठीक है जी। सवाल के अंदर गिवन है जो बैलेंस, उसको मैं कह रहा हूँ अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कितना है जी? 1200। समझ में आती है बात? और वर्किंग नंबर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमने IAS 12 में बनाया भी था वैसे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं, ठीक है जी, ओके। और इसका हमें ओपनिंग गिवन है 1 जनवरी 19 का, कितना है ब्रॉड डाउन? तो ये दोनों फिगर्स 910 नहीं, अच्छा ये मैंने गलत चीज़ पे 44, तो ये दो फिगर्स मैंने उठा लिए हैं जी, इनकी मुझे ज़रूरत थी, ठीक है। तो 44 आ गया जी ब्रॉड डाउन। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ट्रायल से वो फिगर्स उठा ली जो मुझे ज़रूरत थी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है एडजस्टमेंट 1, 40 मिलियन ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा है जिसको राइट ऑफ करना है। तो ये क्या है? बैड डेट रिटर्न ऑफ। क्या है ये? तो बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या सिखाई हुई है आपको? मैंने कहा था बैड डेट रिटर्न ऑफ आपका डेटर की क्रेडिट साइड पर आया करता है, और प्रोविजन में हाँ एक अकाउंट बीच में से उड़ा दिया था ना हमने जी, कितना है? 40, ये प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, कोई मसला है या? अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसिंग आ गया, कितना? 1160। अब ये सही है। अब इस क्लोजिंग की 31 दिसंबर 2019 पर आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है, ठीक है। क्लोजिंग डेट पर प्रोविजन 31 दिसंबर 19 कैरी डाउन, तो 1160 पर कितने % प्रोविजन लगाते हैं? कितना आता है? 58 जी। तो डेटर को क्लोजिंग, डेटर का तो क्लोज हो गया लेजर, और ठीक है प्रोविजन का लेजर भी क्लोज हो रहा है, अभी नहीं हुआ क्लोज। इसके अंदर एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है जी, कितनी और किस तरफ? क्रेडिट साइड पे कितना? 54। तो ये 54 बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाया करती थी, कुछ याद है? ये बैड डेट एक्सपेंस होता था, बैड डेट एक्सपेंस, जो बैलेंसिंग हमने निकाला है, जो फिगर जाया करती थी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। अभी ना सोचना टैक्स वाले क्या करते हैं, मुझे पता है आपको याद आ रहा है कि अकाउंटिंग वालों ने एक्सपेंस बुक करना है तो हमने कहना है उसको रिवर्स करो, और टैक्स वाले कहते हैं रिटर्न ऑफ पे जाओ, तो वो करेंगे बाद में इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिलहाल वो मत सोचो, फिलहाल अकाउंटिंग तो कर लें, ठीक है। अब इस पूरी एडजस्टमेंट में से मेरे काम की चीज़ सिर्फ ये है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब अगला मामला आता है, ये P&L के फेस पे तो जाना नहीं है, मतलब फेस पे जाना तो है लेकिन किस खर्चे में जाना है? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस जो है ये कौन सा है? कॉस्ट ऑफ सेल या एडमिन का खर्चा है? एडमिन का खर्चा है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन एडमिन वालों ने कहा देखो जी, उधार पे चीज़ इसलिए बेचते हैं सेल्स वाले कि उनकी सेल्स बढ़े, तो जब उनमें से कोई लोग भागते हैं तो आप हमें क्यों डालते हैं? तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है,
तो ये P&L में कहाँ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस है ये, ठीक है जी, सेलिंग एक्सपेंस। तो अब सेलिंग एक्सपेंस को पकड़ लेते हैं। ट्रायल के अंदर जो गिवन है कितना है जी, ट्रायल के अंदर जो सेलिंग एक्सपेंस गिवन है वो कितना है जी, 200। तो इसको भी पकड़ लें, ये भी हमने उठा लिया ट्रायल से, ठीक है। ये 200 अनएडजस्टेड हो गया और ये एडजस्टमेंट पड़ेगी। देखो बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं जाता, इनकम स्टेटमेंट के फेस पर बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं जाया करता, बैड डेट एक्सपेंस जाता है, ठीक है ना। तो ये तो सारा बैलेंस शीट होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, अच्छा इसकी एंट्री क्या होती थी, इसकी कोई एंट्री बता दे, ये एंट्री क्या हुई पड़ी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। तो एक्सपेंस बढ़ा लो, कहाँ जाके बढ़ा लो, सेलिंग एक्सपेंसेस में। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रायल से उठाओ, गलत वाले कितने हैं, 200, ठीक है जी। अब इस 200 में ये एंट्री पास करनी है जो काम होने से रह गया था, ये मैं पहली एडजस्टिंग एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 54 से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन का अकाउंट कर रहा है, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 इज ओवर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तसल्ली से देखें। बैलेंस शीट के अंदर तो 1160 माइनस 58 होगा, नेट डेटर्स नजर आते हैं, लेकिन बैलेंस शीट मैंने बनानी नहीं है ना, बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लोजिंग डेटर्स में से क्लोजिंग प्रोविजन, फाइनल अकाउंट्स में जाकर ये भी पूरे इनकम से बैलेंस शीट दोनों बनेंगे, तो वहां पे इंशाल्लाह ये दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा। तसल्ली है तो आगे चले, कोई जल्दी नहीं करनी, सुकून से जी चले आगे। समझ आई है ये। अब ट्रायल से 3 फिगर्स मैंने उठा ली हुई हैं, इस तरह से मैं चल रहा हूँ। बाकी दोनों अप्रोचेस ठीक है। कुछ साजा कराम ऐसे भी करवाते हैं कि सारी चीज़ें उठाकर जो रेलेवेंट है वो पहले लिख ली, उसके बाद जिसमें चेंज आया वो कर लिया, बाकी वैसे ही लिख दिया। मैं पहले एडजस्टमेंट पढ़ता जाता हूँ, यहाँ से फिगर्स उठा लेता हूँ, जो बच जाएँ फिर वो एंड पे डाल देता हूँ। दोनों ही ठीक है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट 1 तो ओवर है, एडजस्टमेंट 2 पढ़ें। छोड़ें, इधर इधर आए 1 मिनट, पहले एडजस्टमेंट 2 ना पढ़ें। मुझे बताएं कोई बोरिंग कॉस्ट थोड़ा बहुत याद है आपको? बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड ये कहता था कि अगर आपने कोई क्वालिफाइंग एसिड बना रहे हैं आप, और आपने उसको बनाने के लिए कोई लोन लिया है और स्पेसिफिकली उसी के लिए, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो वो इंटरेस्ट आपका उस एसिड की कॉस्ट में ऐड होना है, उसका हिस्सा बनना है। और अगर वो स्पेसिफिक लोन है और फारिग पड़ा रहा कुछ, तो आपने उसको इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमाई है, तो वो इनकम भी आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है ना, उसको माइनस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल में अपना डाटा बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो उसके अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह डालकर खर्चा जो था वो 100 रुपये हुआ पड़ा था, ठीक है जी। और इंटरेस्ट जो है स्पेसिफिक लोन लिया, मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक लोन लिया, एग्जांपल है ना छोटी सी, उस पर इंटरेस्ट पे किया वो 20 रुपये था, और जो फारिग पड़ा हुआ था उस पर उसको इन्वेस्ट करके उससे इंटरेस्ट इनकम कमाई वो है 8 रुपये। तो एंट्रीज क्या होती हैं, ये क्वेश्चन बन गया। सॉल्यूशन एंट्रीज, मैं क्या कह रहा हूँ एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या होगी, IFRS के तहत स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इस 100 रुपये की एंट्री करो CWIP डेबिट, हाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 50 से। उसके बाद अगले इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ना करो, बल्कि ये चूंकि क्वालिफाइंग एसिड पर स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट है तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कर दो। और ये जो 8 है इसको भी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट ना करो, बल्कि कैश डेबिट CWIP क्रेडिट कर दो। तो अब आपकी मर्जी होती थी, आप इनको अलग अलग देखें या आप इस 20 और 8 को नेट करके 12 को ही नेट में ऐड कर दें, एक ही बात होती है। ये कुछ याद आ गया? ये ज़रा IAS 23 को आपने रिवाइज किया, इसको लिखें ज़रा जी बेटा। 100, अच्छा हाँ सॉरी,
ऐसी 50 कोई भी कॉस्ट थी ना, मैंने पीछे से गौर ही नहीं किया जी। 100 डन जी। तो एसेट 112 पे नजर आएगा, 20 ऐड होगा, 8 लेस होगा। ठीक है, चलो इसको साइड पे करते हैं। ये तो ऐसे ही हमारी एग्जांपल थी, असल तो अब वर्किंग करेंगे हम 2। जी बच्चों, वर्किंग 2 करते हैं जी। इसको करें अब साइड पे, इसका काम हो गया तमाम। पढ़ें जी आप ज़रा। ओहो, वर्किंग 1 और 2 तो मैंने बुक नहीं किए हुए थे। वर्किंग 1 और 2 तो पहले ही लिखा है हो ना, 3 4, ये वर्किंग 3 और 4, और मुझे ये वर्किंग 1 2 पहले लिख बैठा हूँ ना मैं असल में। ठीक है और ये 54 जो है, इसके साथ मैंने छोटा सा लिख लिया वर्किंग, देख लो कौन सी है, 4। वर्किंग 4 से मुझे ये मिला है। ठीक है ओके, समझ आता है। ये 4 लिखने की नाकाम कोशिश की थी मैंने। 4 तो सही लिखा गया था, लेकिन ब्रैकेट ने आके उसको छुपा दिया ले अच्छा, अब 4 वर्किंग्स हो गई। वर्किंग नंबर 5, दिल बड़ा करता है साथ साथ, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है ना, साथ ही ज़रा टैक्स का काम ना कर दो भाई। नहीं, पहले पीबीटी पे पहुंचो, फिर उस पीबीटी को उठाएंगे। तब तक मैंने सारा टैक्स छुपा दिया। ठीक है जी, पढ़ें जी। कहता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 84। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 84 पड़ा है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है। ऑन स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर, यानी वो कह रहा है कि एसेट के अंदर अगर मैं ये बात करूं तो मेरा एसेट कितने पे आ रहा है यहाँ पे, इस एग्जांपल में मेरा एसेट कितने पर बन रहा है, CWIP मेरा जनाब 100 जमा 20 माइनस 8 100। तो वो कह रहा है कि 20 जो है वो 100 में, इस 112 में 20 पड़ा है। कोई गलती है इसमें? तो कोई मसला नहीं है, समझ आई बात की। तो 84 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है, इसमें शामिल है 84 ऑन स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर। हाउएवर इंटरेस्ट ऑफ 16 अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बैंक लोन हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। समझ आई बात की। तो वर्किंग 5 में क्या कहेंगे हम, ओरिजिनल एंट्री होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कैश डेबिट, बल्कि इधर रेक्टिफाइंग लिख लेंगे, तरतीब अपनी सीधी कर ही लेते हैं अब। ठीक है जी। जी होना क्या चाहिए था, CWIP कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट नहीं, CWIP क्रेडिट। कितने से जी, 16। लेकिन डन बाय अकाउंटेंट क्या है, अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी जी, उसने इंक्लूड कर दिया इसको अदर इनकम में। ठीक है, तो अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश डेबिट होना था वो तो हो गया, कुछ भी ना करें। CWIP क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लेते हैं। अदर इनकम गलत क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कर लें। ठीक है जी, तो अदर इनकम को पकड़ लेते हैं जी, ट्रायल से उठा लेते हैं और उसमें ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं। बात समझ आई है? आसान सवाल है, सिर्फ डर ये लग रहा था कि आपका कहीं इंट्रो बहुत कमज़ोर ना हो और आपको ये ट्रायल वाला सवाल करना ना आए। बाकी एडजस्टमेंट आपको कुछ कहेंगी, हो नहीं सकता, आपको पता है सब कुछ इंशाल्लाह, अगर आपको बाकी थोड़ा बहुत याद है तो अदर इनकम पकड़ो। अच्छा, वैसे कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम भी अदर इनकम होती है, लेकिन एंड पे जब ट्रायल बच जाएगा ना तो ये उठा के भी वहीं पे फेंक देंगे। फिलहाल तो अदर इनकम नाम से जो आ रहा है इसको पकड़ लो। इस 36 के अंदर कुछ चीज़ गलत शामिल हुई पड़ी है, 16, उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ये रेक्टिफाइंग एंट्री आपके सामने पड़ी है, अदर इनकम डेबिट। पहले अदर इनकम बताओ कितनी है, तो यहाँ पे मैं आया अदर इनकम में, मैंने आके ट्रायल वाली फिगर लिखी 36। अब ये गलती सही करने लगा हूँ। ठीक है, अदर इनकम डेबिट, इनकम डेबिट मतलब कम, इनकम डेबिट, अदर इनकम डेबिट। कोई वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना, ये तो सवाल में गिवन था 16। अदर इनकम डेबिट,
और CWIP क्रेडिट कितने से, बोलो। अब मसला मैंने यहां पर इसलिए लिखा है कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको प्रेजेंट करने की। क्या ख्याल है, बैलेंस शीट बना रहा होता तो CWIP वहाँ पर होता, वहाँ पे सही हो जाता, लेकिन आपकी डबल एंट्री सिर्फ पूरी की है ताकि आपकी डबल एंट्री पूरी नज़र आए। पर्चे में इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर्चे में मैंने इसको कहीं नहीं लेके जाना, पड़ा रहा यहीं पे, मुझे क्या, मैंने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। ये एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई है, ये एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई है। ऐसे ही है, ये आधे घंटे में होने वाला सवाल है, उसके बाद आधे घंटे में करंट टैक्स बनाएंगे, एंड पे जाके सिर्फ DTE निकालते हुए थोड़ी सी नई चीज़ सिखानी है बस। लेकिन सवाल इसलिए लेंथी है कि पहले ये वाला काम एडिशनल करना पड़ रहा है, ये किसी सवाल में आज तक हमने नहीं किया था, IS 12 के इसमें कर रहे हैं, ठीक है जी। थर्ड एडजस्टमेंट, पहली और दूसरी एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। चलें आगे, एडजस्टमेंट 3 आप पढ़ें और हो सकता है आप कर भी लें कुछ। मैंने ब्लैक कर दिया टैक्स को, वो बाद में देखेंगे। पढ़ लिया जी। R&D जो ऊपर लिखा हुआ था, रेप्रेजेंट्स का मतलब क्या है, इसमें शामिल है नहीं है, ये मतलब टोटल, ये नहीं इंक्लूड होता तो मतलब होता है कि इसमें पड़ा है। रिप्रेजेंट का मतलब है कि इस पर मुश्तमिल है। R&D represents cost incurred for a new product started on started on 1st February 19। तो स्टार्ट कब हो रही है डेवलपमेंट, यकम फरवरी 19, ठीक है जी। अच्छा, द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन फॉर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज मेट ऑन यकम मई। तो यकम फरवरी को स्टार्ट हुआ था। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब मीट हो रहा है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब मीट हो रहा है, यकम मई 19 पे, ठीक है। और आगे कहता है द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर 19। तो लॉन्च डेट क्या आ गई, 31 अक्टूबर 19। अब जी फरवरी मार्च अप्रैल कितने महीने, 3, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने, ये अच्छी डेवलपमेंट। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में अमोर्टाइजेशन, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो कहता है, जरा दोबारा पढ़ लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन यकम फरवरी 19। द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज मेट ऑन यकम मई 19। द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर 19। कोई मसला, आगे कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ न्यू प्रोडक्ट विल बी 5 years। ये तो अमोर्टाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे बाद में, ठीक है। It may be assumed that all cost incurred evenly over the year, नहीं over the period, यानी कि 9 months के अंदर ये इवनली रहेगी, ठीक है। अब यहां पे लिख लो बल्कि मेरी तरफ से, ओवर द पीरियड ऑफ 9 months। जी बच्चों, वर्किंग नंबर 6 बन जाएगी। रेक्टिफाइंग एंट्री तो देखते हैं उन्होंने क्या किया, उसके बाद पहले छोड़ो सारी बातें, ओरिजिनल को करते होते हैं हम, पता लगे हमने करना क्या है, ठीक है ना जी। बच्चों बताएंगे कोई ओरिजिनल एंट्री क्या है, सारी कहानियाँ अब आपके सामने हैं। R&D कितनी है, R&D कितनी है, बोलो R&D कितनी है, कितने गई, ये 180, इसकी बात हो रही है। इसके बारे में ये पूरे 9 महीने का खर्चा है। हमने इसको पढ़ के डिसाइड कर लिया है कि इसमें से 6 महीने को इंटेंजिबल में डालना है और 3 महीने को, तो ओरिजिनल एंट्री हुई R&D एक्सपेंस। ये कहाँ पे डालते होते हैं, ये एडमिन एक्सपेंस में, कहाँ पे, ये एडमिन एक्सपेंस में जाता है। तो रिसर्च एंड, बल्कि मैं एडमिन एक्सपेंस ही ना लिख दूँ, एडमिन
एक्सपेंस डेबिट कितना है जी, टोटल कितना है 180 का 3/12, 9। वही काम किया हुआ आपने इन टॉपिक्स में, अलग अलग हर टॉपिक में किया हुआ काम है, वो वही इकट्ठा हो जाता है जी। कितना 60, ये एडमिन एक्सपेंस में। उसके बाद इन टेंजिबल एसेट में क्या डालोगे 180, बैलेंसिंग भी डाल सकते हैं पर्चे में, लेकिन मैं ज़रा आपको रिवाइज करा रहा हूँ पूरा। 180 इंटू 6/9, ये क्या है जी, अच्छी वाली डेवलपमेंट चली तो 120 और कैश क्रेडिट 180 से। ठीक है जी। अब लो जी, ये तो हो गया काम। लेकिन जब ये एसिड तैयार हो गया है तो अगला काम आपको पता है, इसको अमोर्टाइज भी करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो अमोर्टाइजेशन भी कहाँ जाएगी इसकी, एडमिन एक्सपेंस में ही जाएगी बच्चों। एडमिन एक्सपेंस ये क्या चीज़ है, ये अमोर्टाइजेशन। ये डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट कर लो या जो मर्जी कर लो। अब 120 है, इसको डिवाइड करते हैं 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 जी, कितना आता है 4। ये तो होना चाहिए था जी, ये तो हमने अभी तक डिसाइड क्या किया कि ये होना चाहिए था। ठीक है, अब देखना ये है कि क्या यही सब हुआ या उसने कुछ और किया। उसने सवाल में तो आगे कुछ नहीं बताया, सवाल में तो उसने कुछ नहीं बताया कि उसने क्या किया हुआ है। आपको नहीं नजर आ रहा उसने क्या किया हुआ है। ये तो ट्रायल पढ़ते हुए पढ़ाया था कि उसने क्या कर दिया, R&D एक्सपेंस का जो मर्जी का, उसने R&D के नाम से एक चीज़, अब वो एसिड तो होता नहीं R&D, तो उसने प्रोबेबली एक्सपेंस का ही बुक किया हुआ है। ठीक है, खर्चा सारा डाल दिया उसने, तो R&D डेबिट, R&D एक्सपेंस ही लिख देता हूँ ज़रा आसानी हो जाएगी सही करने में। ठीक है, उसने क्या कर दिया है, R&D एक्सपेंस डेबिट कर दिया है। ये एक अजीबो गरीब, आपको ये एक्सपेंस नहीं, चलो यार नहीं है, ये क्या है R&D, एक अलग सी चीज़ R&D डेबिट कितने से 180 से, और कैश का, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है ना। चलो R&D मैंने लिख दिया, मैंने एक्सपेंस भी नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब उसने R&D लिख दिया है, एक्सपेंस से बनाया ना उसने, अमोर्टाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रॉन्ग एंट्री थी, अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है जी बच्चों। एडमिन एक्सपेंस 60 से डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें आप। आप किस डिजीज़ की मेडिसिन है, किस मर्ज़ की दवा है। एडमिन एक्सपेंस 60 से डेबिट होना था, नहीं हुआ करें। इंटेंजिबल 120 से डेबिट होना था, नहीं हुआ करें। इंटेंजिबल एसेट जी तो बैलेंस शीट में जाना है, कितने से 100 जी। बेटा एक मिनट बेटा, उसको कर दे तो ना कैंसिल, सब्र कर दो। R&D अलग से अकाउंट है ना, तो मैंने एडमिन में एक्सपेंस डाल दिया है ना, वह एंट्री पूरी तो हो लेने दो। ये समझ आ रहा है, एडमिन R&D एक्सपेंस कह रहे हो उसको तो भी कोई मसला नहीं है, R&D अकाउंट कह रहे हो तब भी कोई मसला नहीं है, उसको अलग ही रखा हो, उसको उड़ा के रख देते हैं। हमें सिर्फ उसमें से 60 चाहिए था जो एक्सपेंस में डालना है। एडमिन एक्सपेंस डेबिट होना है 60 से, एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना था 60, कर दिया। ठीक है, इंटेंजिबल कितना रिकॉर्ड होना था 120, कर दिया। नहीं किया हुआ था तो कर लें 120। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। ये क्या डेबिट हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या है, हमने जो करना था डेबिट वो कर लिया, तो इस सारे को उड़ा के रख दो। R&D एक्सपेंस लिखा हुआ था, ये सिर्फ R&D लिखा हुआ है, आपने मर्जी है आपकी, मर्जी है आपकी, उसको कर दो, खत्म। समझ आती है अब बात की। ये कह रहे थे थोड़ा सब्र कर लो। हाँ भाई बेटा, तो 180 मैं कहीं लेके जा रहा हूँ, मैंने ट्रायल से 180 उठाया है, बोला उठाया है, ट्रायल से मैंने 180 नहीं उठाया। लिखकर उठाकर लिखना है तो लिख लो, फेस पे लिख लो R&D, हालांकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन इस एंट्री ने उड़ा के उसको सिफर कर देना। क्या मैंने R&D उठाया ट्रायल से? नहीं उठाया। मैं क्या उठा रहा हूँ, एडमिन एक्सपेंस कहाँ पड़ा हुआ है? एडमिन एक्सपेंस तो अलग पड़ा है मेरे चांद, एडमिन एक्सपेंस तो ये है 302। ठीक है, देखो मैंने 180 कहीं उठाया नहीं, इसको टिक ही नहीं किया, ये 302 मैंने उठा लिया। ये 302 में एडमिन एक्सपेंस में कोई R&D नहीं पड़ा हुआ, गॉट इट। 302 इसमें कोई R&D नहीं है। अब R&D उसने अलग रखा हुआ था, मैं कह रहा हूं ये क्या है, उन्होंने कहा ये मैंने कहा इसमें से सिर्फ 60 मुझे दे दो एक्सपेंस है, बाकी कोई नहीं कुछ भी। तो हमने उसको रिक्लासिफाई कर लिया। ठीक है, तो हमने एंट्री कैसे बनाई, इधर देखो। अब ये पूरी एंट्री करता हूं, अभी आपको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री पहली होने लगी है।
एडवर्टीजमेंट कह रहा हूं, एडमिन एक्सपेंस, ये फिर आप ना एडवर्टीजमेंट पढ़ें घर पे, एडमिन एक्सपेंस 60 रुपए से डेबिट बढ़ाओ, ये एक्सपेंस बना रहा हूं मैं, 60 रुपए आप कह रहे हैं ना एक्सपेंस में जाना है, ये आ गया प्लस 60, ठीक है। फिर इंटेंजिबल, अब इंटेंजिबल कहां पे रखूं, बैलेंस शीट तो मैंने बनानी कोई नहीं है, पागल थोड़ा ही हूं मैं, इसको उड़ा देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं इनटेंजिबल, समझो ये भी आ गया, ठीक है। इनटेंजिबल 120 से डेबिट, पूरी एंट्री देखना, ठीक है। इसने रिकॉर्ड नहीं ना किया था, हमने कर दिया, ये लो जी। एडमिन एक्सपेंस, रेक्टिफाइंग एंट्री हो रही है, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, इनटेंजिबल 20 से डेबिट, एसिड बन रहा है ना, ठीक है। और अगला बोलो बोलो बोलो, R&D क्रेडिट, जिसका मतलब ये क्या हो गया, अब उड़ा के रख दिया मैंने इसको, 180 में से 120 एसिड बनना था, बना दिया, बाकी एक्सपेंस में जाना था, चला गया, कोई मसला, समझ आती है बात की। तो ये ट्रायल के अंदर जब करेक्शन करनी हो तो ऐसे करना होता है, फाइनल अकाउंट के सवालों में, पता नहीं अब इंट्रो में आपने कैसे किया था, ऐसे करते होते हैं वैसे, जो चीज़ फेस के ऊपर ट्रायल के गलत, हम फाइनल अकाउंट में करेंगे, एक दो दफ़ा और भी इस तरह से करेंगे, जो चीज़ गलत हो ना सिरे से, ट्रायल के मुंह पे उसको उड़ा के जीरो कर देते हैं। अब जब उठाने की बारी आएगी तो यहाँ पे जीरो पड़ा, एडजस्टमेंट भी हो गई, ठीक है। अगली बात, ये तो थी जनाब पहली एंट्री का गड़बड़ जो थी, ओरिजिनल ये होना था, नहीं हुआ तो कर लिया जो जो करना था। अगली बात, ये होना था, ये नहीं हुआ तो ये भी करो। तो एडमिन एक्सपेंस में अमोर्टाइजेशन डेबिट करके इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट कर लो 4 से। अब ये एंट्री भी करवा दो मुझे, एडमिन में ही करनी है, एडमिन एक्सपेंस डेबिट कितने से, ये अमोर्टाइजेशन आ गई इंटेंजिबल की, और इनटेंजिबल क्रेडिट कितने से। अब बच्चों ये असल में ना मैंने कहीं प्रेजेंट करना जो नहीं था, बैलेंस शीट बना रहा होता तो ये 116 वहाँ पर आ जाता मेरी बैलेंस शीट में, ठीक है ना, और सही है। अब इंटेंजिबल भी दुरुस्त हो गया, अमोर्टाइज भी होगा, और एक्सपेंस जो जाना था वो भी चला गया, लेकिन मैंने इसके ऊपर ही फेस के ऊपर ये प्रेजेंट कर दिया। ये बचत कोई नहीं हुई, इसकी बचत कोई नहीं हुई, ये ख़त्म शुद्ध, ये ख़त्म शुद्ध हो गया। इसमें से 120 एसिड बनाया, 60 एक्सपेंस बनाया, तो ये ख़त्म, यानी 180 क्रेडिट होकर, ऐसे R&D क्या होता है भाई, पता नहीं क्या उसने लिखा हुआ है, हमने सही कर दिया, 120 इंटेंजिबल 60 एक्सपेंस, तो ये खत्म, ये क्रेडिट, और जहां जहां जाना था वो डेबिट, ठीक है। फिर उसकी अमोर्टाइजेशन आ गई, ठीक है। ज़रा टफ था ये, थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था। तो बेटा पहले क्या एडमिन एक्सपेंस में पड़ी थी, आप कह रहे हो मैं इधर एडमिन एक्सपेंस लिखूं, है ही नहीं, वो तो है ही R&D एक्सपेंस, ये लो, उसने इस नाम से अलग से एक हेड बना दिया है ना, तो बस इतनी सी बात है, उस हेड को उड़ा दिया हमने और जहां जहां जाना था वहां चला गया। देखो देखो तसल्ली से देखो, पढ़ा है क्या, एडमिन में आ गया, हाँ, R&D कहाँ पे रखूं, R&D को फेस पे नहीं आती, बड़े हो जाओ, इंट्रो नहीं है आपकी, इनकम स्टेटमेंट में इधर एक और चीज़ आती है अदर एक्सपेंस, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती। सेल, ये फाइनल अकाउंट में पढ़ाना है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP, एड अदर इनकम, लेस सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, PBT, टैक्स, इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। जो भी दुनिया जान का एक्सपेंस है वो आपको यहीं कहीं क्लासिफाई करना पड़ेगा, या वो कॉस्ट ऑफ सेल है, फैक्ट्री का खर्चा है, या वो सेलिंग एडमिन है, या वो फाइनेंस है, या वो अदर एक्सपेंस है, या वो टैक्स है। इसके अलावा कोई नई चीज इधर आ ही नहीं सकती, इजाजत ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, एक और होता है अदर एक्सपेंस, एक और होता है अदर एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा तो फेस पे और कुछ नहीं है, ये फेस पे नहीं ला सकते थे ना। R&D कहां पे है, कहीं ना कहीं तो रखना है ना, या तो R&D को ला के रख दो, ले आओ यहां पे, तो वही समझो R&D में से 60 इधर ले आए और बाकी एसिड में ले गए तो उसको खत्म कर दिया, सही है। ले जी, चलें आगे।
देख लें फिर देख लें एक बार तसल्ली से। इसकी पोस्टिंग मैंने सामने रखी हुई है बस ऐसे करके, ताकि ये भी नज़र आ जाए आपको रेक्टिफाइंग एंट्री के साथ। ये एडमिन एक्सपेंस P&L में, एडमिन एक्सपेंस डेबिट 60 से, ठीक है। और इनटेंजिबल 120, एसेट बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में जाना था, बैलेंस शीट नहीं बन रही तो मैंने यहाँ पे आर्जी तौर पे इसको समझो बैलेंस शीट बना दी, ठीक है। ये एसेट बना लिया डेबिट। उसके बाद एडमिन एक्सपेंस 4 से, अमोर्टाइजेशन से डेबिट, और इंटेंजिबल क्रेडिट कर दिया। ये डेप्शन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो गया और ये एसेट क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब इजाज़त है आगे चलने की, क्लियर है सबको? चलो जी, चलें जी, पॉइंट नंबर 5 पढ़ें। एक छोटी सी बात तो बताएं मुझे, छोटे बाद में पढ़िएगा, एक छोटी सी बात बताइए ज़रा मुझे, एक छोटी सी बात बताइएगा ज़रा मुझे प्लीज़, तवज्जो करें ज़रा इधर। मिसाल के तौर पे एक एसेट मैंने 90 रुपये का ख़रीदा, उसकी यूज़फुल लाइफ 3 साल है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएट करना चाह रहा हूँ मैं, तो अगर मैं 90/3 करूँ हर साल तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 30 आएगी। अच्छा, अगर मैं हर साल अगले साल मिसाल के तौर पे बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करूं, 30 बचता है ना। यहाँ भी 30, यहाँ तो 30 था ही, यहाँ पे भी 30, और फिर 30 डिवाइडेड बाय 1 भी 30। मतलब अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें स्ट्रेट लाइन मेथड में, आपका आंसर सेम आता है। इसमें कोई मसला तो नहीं, ये याद है बात, ये इंट्रो FAR 1 में आप लोग पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस 30 में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। ये ऐसी तरह दिल में आ रहा था ये। अच्छा चलिए छोड़ें, आए सवाल पढ़ते हैं। मैंने कहा ज़रा रिवाइज़ करें ऐसे पुराना एक कॉन्सेप्ट जी पढ़ें इसको। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड BV ऑफ 900 मिलियन और 31 दिसंबर 18। हमारा साल 19 है तो पिछले साल की BV है, विच विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 12 साल। ये पिछले साल के एंड पे रिमेनिंग लाइफ है और पिछले साल की BV गिवन है। ड्यूरिंग 19 के दौरान MLL डिसाइडेड टू ऑप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग। कॉन्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट स्टार्ट ऑफ 19 वॉज डिटर्मिन्ड एट 1200 मिलियन। सच रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। और अगली बात बाद में पढ़ते हैं। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है जी, बोलो चलो वर्किंग कर लेते हैं फिर। तो वर्किंग नंबर कौन सी चल गई जी? अब 7 जी बच्चों, वर्किंग 7 डेट के बाद डिस्क्रिप्शन, फिर क्या होता था जी? बिल्डिंग है, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, और खैर से आपको पता है टैक्स और नेट सरप्लस। जी बच्चे, तो 31 दिसंबर 18 का मतलब यकम जनवरी 19 भी होता है। बुक वैल्यू सवाल में गिवन है कितनी? 900। इसी दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें 1200। तो क्या आ गया आपके पास? 300 रुपये का सरप्लस
अब ये 300 का सरप्लस आते ही अगली बात आपके जहन में आती थी कि अब इसको तोड़ो। 32 था ना, 32 और 60, 32% ही है ना रेट। मैंने ये छुपाया भी नहीं था, ठीक है ना। तो इसको हम तोड़ लेते होते थे दो हिस्सों में। तो 300 को तोड़ें, 96 और 204। पढ़ी हुई बातें हैं, रिवीजन चल रही है बेसिकली आज। ठीक है जी। अच्छा, अब डेप्रिशिएट कर दें। 31 दिसंबर 2019 पर डेप्रिसिएशन होगी ओवर 12 ईयर्स, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन की रिमेनिंग लाइफ होती है ना। तो 31 दिसंबर 18 मतलब 1 जनवरी 19 था, और सवाल में क्या बताया था उसने, इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है 31 दिसंबर 18 पे, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। तो 31 दिसंबर 18 की रिमेनिंग लाइफ 1 जनवरी 19 की भी यही है। तो आपने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे, ये यूँ करते थे यार, डेप्रीसिएशन 1200/9, सॉरी 12 और 300/12, ये करना था। मैंने ओवर 12 लिख दिया था, शक्ल बन गई थी नूरुल्लाह की जी। 100 और 25, 1100 और 275। लेकिन आपने तो 25 को तोड़ना है, 25 को तोड़ें, 8 और 17। ये सारी कार्रवाई करने के बाद अगला काम, एंट्री करने से पहले क्या किया करते थे, कुछ याद है? कोई बता दे। 187 जी, बता दे कोई हैं? नहीं, ईयर तो एंड हो गया, ये तो बुक वैल्यू आ गई मेरे पास। कुछ करते होते थे जी ये काम करने के बाद, एंट्रीज करने से पहले कुछ तो करते थे, कुछ तो करते थे। हाँ हैं, बता दो क्या गलती होगा ना, बताओ। एक लाइन लगा देते थे, बस इतनी सी बात पूछ रहा था। ये कहा था, मैं नहीं मानूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे अगर इस बात पे पास फेल करना पड़े तो मैं फेल करूंगा। मैं क्यों पास करूं? जब मैंने कहा बता दो तो आपने कहा नहीं 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 नहीं। यही तो मसला है, सही चीज़ को भी गलत कराते हैं आप लोग जानते बूझते हुए। थोड़ा सा डर जाएं तो कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। लाइन लगाते थे, ठीक है, एंट्री करने से पहले लाइन लगाते थे। अब मेरे बच्चों, वो क्या कहता है, वो कहता है सच रीवैल्यूएशन हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब रीवैल्यूएशन की हद तक अगर बात करें तो मेरे ख्याल में मुझे रीवैल्यूएशन की हद तक अगर बात करें तो ज़िंदगी सुकून में नहीं है। उसने रीवैल्यूएशन की कोई गलत सलत एंट्री नहीं की है कि हम कहें जी उसको सही करना है। यानी अगर रीवैल्यूएशन की हद तक बात करूं तो जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, तो हम वही चुप करके सीधा जाके कर देंगे। क्या ख्याल है? और बोलो, जो होना था वो अगर ना हुआ हो तो आप वही कर लेते हैं ना, ऐसा ही है। और बोलो, तो मैं इसकी बात इस तरह से नहीं करता, मैं डायरेक्ट ना इसकी एंट्री पास करता हूँ। ये मैंने इसीलिए तो कटवाया ब्लैक करके। एंट्री किसकी किया करते थे? एंट्री किया करते थे नंबर 1 इसकी, ठीक है जी, और नंबर 2, ये कलर डिफरेंट लेते थे हम, नंबर 2 इसकी। अब एंट्रीज क्या होती थी, तरतीब वार चलते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग डेबिट ट्रांसफ़र बैलेंस शीट में करना है, करो। एकोमोडेशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट हो गया, मेरा क्या सरोकार। अगली एंट्री एसेट डेबिट करो बैलेंस शीट में, मैंने क्या करना। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, ओ डीटीएल क्रेडिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, हमें इन दोनों से गर्ज होता था, ठीक है, याद है। तो डीटीएल
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे पता नहीं DTL का लेजर बनेगा नहीं बनेगा, वो तो बाद की बात है। ये तो मैं वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपकी डबल एंट्री पूरी हो जाए। ओके, DTL/A। तो अब एंट्री करवाओ मुझे, एसेट डेबिट बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट कितने से, 204 से, और DTL क्रेडिट 90, तरतीब उलट कर दी, सुने दोबारा 300 से बिल्डिंग डेबिट, 96 से DTL क्रेडिट, 96 से DTL क्रेडिट, यहां पे क्या लिखते थे हम, बिल्डिंग, याद है, और 204 से सरप्लस इन OCI क्रेडिट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, वर्किंग नंबर कौन सा चल रहा है, 7। ठीक है जी, ये OCI का आइटम आ गया, कोई मसला, ये रीवैल्यूएशन की उसने एंट्री पास नहीं की थी, एक बात। दूसरी बात, अब अगली एंट्री किसकी होगी जी, दूसरी एंट्री किसकी होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से, 100 से, और इसकी एंट्री की हम परवाह नहीं करते थे, हम कहते थे ये खुद ब खुद बैलेंसिंग आ जाता है, और ये एंट्री बिल्कुल होनी है, लेकिन चूंकि मुझसे स्टेटमेंट चेन इक्विटी मांगी नहीं गई है तो मैं भी इसको लिफ्ट नहीं करा रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मामला हो गया कि डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए कितने की। अब मसला क्या है, मसला ये है कि वो पूरी बात अब पढ़ते हैं, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन की हद तक तो एंट्री उसने की ही नहीं, वो तो मैंने सीधी सीधी कर दी, ठीक है। अब अगली बात वो क्या कहता है, इसने रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड नहीं किया और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग अंडर कॉस्ट मॉडल हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि होना चाहिए थी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई कर दो, पीपीई क्रेडिट कितने से, 100 से, लेकिन उन्होंने पहले ही कुछ एंट्री कर रखी है। अब वो कितनी है, ये क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने आपको ये रिवीजन कराई है। 31 दिसंबर 18 की बुक वैल्यू कितनी गिवन है, 900, और रिमेनिंग लाइफ 12, तो 900 बटा 12 करोगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड वाली डेफिनेशन ही निकलेगी ना, कॉस्ट ओवर ओरिजिनल लाइफ करो या बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। शहजादे ते फंस गए हो फिर हुन, 900 बटा 12 जी, तो 75 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट वो लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब सही करना है तो क्या करें, डेप्शन को थोड़ा सा ही बढ़ा लें मजीद, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 25 से डेबिट करें और पीपीई को 25 से, ये करने का भी दिल नहीं कर रहा था मेरा, तो टाइम बचाना चाहिए था मुझे, ठीक है। मैंने रीवैल्यूएशन की एंट्रीज ओरिजिनल रॉन्ग लिखी ही नहीं, वजह हुई नहीं थी तो हमने वही कर ली। ये भी बगैर किए काम चल सकता था, लेकिन चलो ठीक है, अब क्या हो सकता है। तो 25 रुपये से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बढ़ाओ और पीपीई को, अब पीपीई मेरे पास है ही नहीं बैलेंस शीट में, मुझे बैलेंस शीट ट्रायल में तो मुझे वो चाहिए भी नहीं था, मैंने बैलेंस शीट बनानी ही नहीं थी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी तलाश थी, ये 25 रुपये से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या कर दो पहले से। अब यहां पे बात आप वाली है कि पहले 75 हो चुकी हो या चार्ज, तो मजीद क्या कर लो 25। अब फेस पे कहीं नजर आ रही है डेप्रिसिएशन, नहीं, अब कहां पड़ी होगी ये अगला सवाल है। तो बिल्डिंग कौन सी है, फैक्ट्री की, ऑफिस बिल्डिंग है, तो इसका मतलब एडमिन के अंदर 25 रुपए बढ़ा दें तो प्लस 25। ये कहां से आया जी, वर्किंग नंबर 7 से। लो जी, मेरे ख्याल में तो सवाल तकरीबन हमने फड़का ही दिया। अब बाकी के ट्रायल पोस्ट कर लें जो रह गया, बोलो। इसको तो मैंने कहीं पे लेके नहीं जाना, क्या ख्याल है, ये तो एसेट है ना। ऐसे ही इस CWIP को भी, ट्रेड रिसीवेबल को भी मैंने बस यूज़ कर लिया जो करना था, इसका भी मैंने क्या करना है, अलाउंस को भी कहीं नहीं लेके जाना। हाँ, ये पकड़ो, सेल्स 2500, कॉस्ट ऑफ सेल 1320, ये मुफ्त के नंबर है, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। और देखो R&D बचा ही कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो सेल कॉस्ट ऑफ सेल लिखवाओ 2500 और तो 2500
और 1320 और जीपी 1180। आगे बढ़ते हैं जी, टिकिंग कर रहे हैं, टिकिंग। इसको यूं क्रॉस नहीं करते, मैं यूं कर, ओह चलो अच्छा जान चढ़ाओ दे तो जी। मुझे ये टिक हो गया जहाँ जाना था, ठीक है ना, ये नहीं लेके जाना, मेरी इनकम स्टेटमेंट है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको कहीं नहीं लेके जाना, ये टिक हो गया, ठीक है जी। ये भी टिक हो गया, कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहे हैं, ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया, ये भी टिक हो गया। 10 डिविडेंड रिसीवेबल है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ज़रूरत पड़नी है मुझे इसकी, ठीक है ना, लेकिन इनकम स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ज़रूरत पड़नी है वो टैक्स के सवाल में जाके, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एडमिन एक्सपेंस ले चुके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले जा चुके, फाइनेंस कॉस्ट को पकड़ो 48, और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं आई सवाल के अंदर, तो 48 सीधा ही यहाँ पे आके लिख दो। ओहो, पीबीटी से ऊपर लाइन नहीं छोड़ी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, अच्छा ये कंसल्टेशन नहीं है, वो सुबह चल रही थी, अच्छा सॉरी जी। 48 फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम भी अदर इनकम है, कैपिटल गेन भी अदर इनकम है, और पहले वाला अदर इनकम तो हम उठा के ले ही गए थे, तो +30 प्लस चलो जी, अब मुझे टोटल्स करवा दो, अदर इनकम का टोटल पूरा 80 90 पूरा 100, एडमिन एक्सपेंस 391 नेगेटिव, सेलिंग एक्सपेंस 254 नेगेटिव, फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस हुई, पीबीटी कितना आ गया जी 587। लो जी, यहां से आपका IAS 12 शुरू हुआ करता था, यहां पे आप यूं किया करते थे जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 587, कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस, तो कितनी बड़ी नेमत थी ना इसका होना सवाल के अंदर, हैं जी, कितनी मुसीबत पड़ गई हमें, कहां से हम चले और इतनी मुश्किल से यहां पे पहुंचे 587 पे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, टैक्स एक्सपेंस, तो इसके लिए ना नोट नंबर 7 मैंने रेफर किया हो, मैं यहाँ पे आपके लिए कह रहा हूँ, वरना आपने तो पर्चे में क्या लिखना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, बी है ना, बी रिक्वायरमेंट बी। अब उसके लिए दोबारा से सफ़र शुरू होता है हमारा, वो जो IAS 12 का था। टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स भी है, डेफर टैक्स भी है। करंट टैक्स के लिए करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे, डेफर टैक्स के लिए एज ऑन और क्लास और पता नहीं लटरम पटरम सारा कुछ, ठीक है। तो अब सवाल शुरू होता है हमारा जो हमने पढ़ा हुआ है FAR 2 के अंदर, वो शुरू करें जी काम। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे ऊपर, पीक प्रिंट सुपर्स, बैड एंड डाउटफुल डेट, एज पर टैक्स लॉस ओनली राइट ऑफ आर अलाउड एज डिडक्शन। देखो भाई, एक बात प्लीज, ये मेरे हाथ देख लो और याद रख लो और बांध लो, कहीं पे भी लिख लो, कहीं पे भी। अब जब टैक्स का सवाल शुरू हुआ है ना, तो जो यहां पे ओरिजिनल रॉन्ग, अभी तो चलो टैक्स की बात हो रही है ना ऊपर वाले, मैं आगे की बात कर रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, टैक्स का सवाल करते हुए इनको पकड़ते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज उल्टाने लग जाते हैं। भाई रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपने करके जो गलती थी वो सही कर दी। अब जब आपने टैक्स का सवाल सॉल्व करना है ना, तो आपने ये कहना है अकाउंटिंग वालों ने ये किया और टैक्स वाले ये कह रहे हैं, तो अकाउंटिंग वाला जो उल्टाया करते थे ना, वो ओरिजिनल एंट्री वाला उल्टाना है। प्लीज ये मेरे हाथ देख लें, आपने जो होना था वो नहीं हुआ था, तो उसको रेक्टिफाइंग एंट्री करके कर लिया ना सही, ठीक है। अब जब सही हो गया तो जो होना चाहिए था वो हुआ पड़ा है। अब तो जब टैक्स का सवाल शुरू करना है इस तरह से, तो फिर क्या करना है, जो अकाउंटिंग वालों ने किया उसको उल्टा दो, यही करते थे ना, तो उसमें किसको देखना है आपने, ओरिजिनल एंट्रीज को, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो मैंने जरा पहले ही हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे बता दिया, अभी तो एंट्रीज वाला चक्कर ही नहीं, अभी तो आपका फेवरेट। क्या करें जी, बैड डेट एक्सपेंस, अकाउंटिंग वालों ने इसे रिकॉर्ड किया ना, आप तो देख रही हो, आप तो देख लिया आपने, ठीक है। अब तो आपने देखा ये एक्सपेंस बुक किया उन्होंने, अकाउंटिंग वालों ने बैड एक्सपेंस बुक किया, और टैक्स वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसको रिवर्स करो और रिटर्न ऑफ आपको अलाउ होंगे। सवाल शुरू कर दूं अब, 1 मिनट साइलेंस, आंखें बंद करें, ठंडे लंबे सांस लें और IAS 12 शुरू करना है। भूल जाएं कुछ कर रहे हैं हम, 1 मिनट के लिए भूल जाएं प्लीज, 1 मिनट पूरा, मैं घड़ी पे देख रहा हूं, चलें चलें चलें, ये ना हो कि आप लोग जो आगे आगे आता है उसमें आप मिक्सअप हो जाएं पिछले सवाल की वजह से। सुकून से आंखें बंद, ऐसे होने वाला सवाल है, सारी एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं।
अभी 15 सेकंड हुए, आंखें बंद करें सारे, लंबे लंबे सांस भी लें, रिलैक्स करें, अपने दिमाग में सोचें हरियाली है, गांव में फिर रहे हैं, कोई दुनिया में कोई टेंशन है ही नहीं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। आंखें नहीं बंद भाई, एक दो बच्चों की प्लीज़, जो कह रहा हूँ करें। इतना टाइम नहीं है कि 5-10 मिनट ब्रेक दे दूँ आपको, तो ऐसे ही ब्रेक करा सकता हूँ मैं। चलें, अभी भी 15 सेकंड हैं, और बताएं, देखें एकदम आपको खुशी मिली है ना। जी बच्चों, अकाउंटिंग वालों ने जो किया वो उल्टा दें, और टैक्स वाले जो कह रहे हैं वो कर लें। टैक्स वाले कहते हैं ओनली राइट ऑफ्स आर अलाउड एज डिडक्शन, तो हमें पहले ही पता है, हम भी ऐसे ही करते थे जो पढ़ते आए। तो 54 बैड एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट तक आते आते इन्होंने लेस किया हुआ था, ऐड कर दें, ऐड बैड डेट एक्सपेंस, कितना जी 54, और लेस कर लें बैड डेट रिटर्न ऑफ। ये कितना आसान काम होता था ना, आप लोग करते रहे हैं। 40, अच्छा चल, डेफर टैक्स को भी साथ ही फड़काएं। डेफर टैक्स जी, प्रोविजन का क्लोजिंग है 58, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 48। टैक्स वाले कहते हैं केड़ी प्रोविजन 58 जी, 58। और टैक्स वाले क्या कहते हैं, हम तो प्रोविजन को मानते ही नहीं। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस डिफरेंस कितना आ रहा है, और ये लाइबिलिटी टाइप है ना, तो ये क्या बनेगा, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा और टैक्स बेस से, तो ये क्या होता है। अच्छा, अब एक और फनकारी भी सीख रखें, यही काम एक और तरीके से भी हो सकता है। बैलेंस शीट में डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन नजर आते हैं, बोलो, ओपनिंग 1200 में से 44 माइनस करो, ओपनिंग डेटर्स कितने आ रहे हैं, क्लोजिंग 1160 माइनस 58 कितने आ रहे हैं। ये एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, मैंने कहा ये बता दूं, फिर मैं ये और के बाद वाला मिटा दूंगा, जो भी आपका दिल करे वो कर ले, ठीक है ना। तो डेटर्स, लेकिन डेटर्स कौन से, नेट नहीं लिखता, क्योंकि टैक्स वालों की नज़र में नेट होते कोई नहीं है, ठीक है। तो डेटर्स 1160 माइनस कितना 1102, और टैक्स वालों की नज़र में ये 1160 ही है, ज़रा डिफरेंस बताओ। अब इधर देखो, ये एसेट है, कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो बात वहीं पे, नतीजे उसी पे पहुंचे, ठीक है। तो ये दोनों काम करने सीख लो। ये दूसरा नोट, ये पिक्चर ले लो, मैं मिटाने लगा हूँ, क्योंकि अब तो प्रोविजन सामने है ना, वही करेंगे। अगर या कहीं अलग से कहीं पे लिखना है तो लिख लो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों काम हो सकते हैं। ओके, हम वो प्रोविजन वाला ही कर लेंगे, अब तबीयत में आया हुआ है, आदत पड़ी हुई है, नो इशू। मिटा दूं, अब मिटा दें इसकी हस्ती को, गुलो गुलजार हो जाए। पार्ट 2 शुरू करना है आपने, आप भी कर लें, अब बीच में कर लें। वेयर इज द वाटोर।